शो में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव से बैंकों की आमदन में 89 अरब रुपए का इजाफा। हुकूमत का बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय टैक्स लगाने का फैसला। डॉलर के इजाफी चार्ज में मुलविस बैंकों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई ना की जा सकी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जिस तरह से जिस नाजुक मोड़ से गुजर रही है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं, फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस हैं, मुसलसल पाकिस्तानी रुपए के ऊपर प्रेशर है, डॉलर इस पर बढ़ता जा रहा है, अप्रिशिएट करता जा रहा है। अगर एक अंदाजे के मुताबिक या नंबर्स के मुताबिक जाएं तो 9 माह के अरसे के दौरान 2022 के पाकिस्तानी जो करेंसी है उसने तकरीबन 23% तक अपनी रुपी ने वैल्यू लूज करी अगेंस्ट द US डॉलर। इस सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि जुलाई 2022 में डॉलर ने अगेंस्ट रुपी अपना हाई टच किया था इंटरबैंक के अंदर, एंड दैट हाई वाज अराउंड 240 रुपीज। 240 रुपए का हाई जिस पर टच किया गया था, उस पर यह कहा गया और वजीर खजाना और जो भी उस वक्त लोग थे उनकी तरफ से, मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त वजीर खजाना थे, कि ये डॉलर की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के जो इस पर डेफिसिट्स हैं, या पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो इस वजह से ये जो मार्केट है वो उसको रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाद में हमें यह पता चला कि पाकिस्तान के कुछ बैंक्स ओवर चार्जिंग में मुलविस पाए गए थे। वो इंपोर्टर्स को डॉलर मनमाने रेट पर दे रहे थे। न सिर्फ वो स्पेकुलेट कर रहे थे बल्कि करेंसी मार्केट को ओवर चार्ज करके मैनिपुलेट भी कर रहे थे। और ये मैं नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कायमा कमेटी बराए खजाना के सामने उनके हाईएस्ट ऑफिशियल्स ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक नहीं 8 बैंक इसमें मुलविस थे, और उस पर उन्होंने बताया कि उन बैंक्स ने तकरीबन 27.7 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था फॉरेन इनकम की मद में ओवर चार्ज करके डॉलर्स को अगेंस्ट द पाकिस्तानी रुपी, और ये इंपोर्टर्स से ज्यादा चार्ज किए गए थे। एलसीज नहीं खुल रही थी, और सूरत हाल अगर मैं कहूं तो मजीद अनसर्टेन हो गई थी। यानी एक अनसर्टेन और माशी सूरत हाल जो सिचुएशन थी उसको मजीद अनसर्टेन और वॉलेटाइल बैंक्स की इस मामले ने कर दिया था। इस सूरत हाल में कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ नेशनल असेंबली की। सेनेट ने भी नोटिस लिया था, नेशनल असेंबली ने भी लिया था। इजलास किया, देखा कि डॉलर रेट से नाजायज मुनाफा या पैसा कमाने वाले बैंकों की फहरिस्त कमेटी में पेश की गई थी। 8 बैंक से मुलविस पाए गए थे। स्टेट बैंक की जाने से बताया गया था कि करेंसी मार्केट में हेर फेर करने वाले ये जो 8 बैंक हैं ये शामिल हैं। कायमा कमेटी के जो अरकान थे उन्होंने बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना पर वो बरस पड़े थे। कमेटी अरकान का कहना था कि इन बैंकों ने मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट में 10 रुपए का फर्क देखा गया है। और ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि स्टेट बैंक बतौर रेगुलेटर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की उसने जब ये सब हो रहा था, और डॉलर 245 से भी ऊपर कैसे चला गया। कमेटी के एक रुकन बजीज ताहिर साहब ने तो ये तक कहा कि आप लोग कहते थे कि सियासी अदम इस्तेहकाम या माशी सूरत हाल के बायस ये सूरत हाल डॉलर बेकाबू है, लेकिन असल सूरत हाल तो कुछ और है। उस वक्त कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों की मॉनिटरिंग जो है की जाती है, और इन बैंकों के बारे में तहकीकात जारी हैं। ये मामला यहाँ रुका नहीं था। हमने देखा था कि जिस वक्त ये मामला था वजीर खजाना इसाक दार साहब उस वक्त आए थे, उन्होंने ओहदा संभाला था। उनके आते ही हमने देखा था करेंसी मार्केट के अंदर स्पेकुलेटर्स भागे थे। फिर हमने देखा डॉलर की कदर में कमी आना शुरू हुई थी, रुपया अप्रिशिएट करना शुरू हुआ था। इसाक दार साहब ने एक टॉक शो में ये बताया था कि ये मामला 27 अरब का नहीं है, ये मामला उससे भी ज्यादा यानी 50 अरब रुपए का था। ये जो विंडफॉल गेन्स हुए थे या मैनिपुलेट या स्पेकुलेशन के जरिए जो बैंक्स ने कमाया, दैट अमाउंट इज अराउंड 50 बिलियन रुपीस। और उन्होंने क्या कहा था, एक महल बुखारी साहब के शो में लेट्स हियर दिस के उन्होंने क्या कहा, टू अर्ली, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। और 27 अरब जो है, एक तो स्टेट बैंक का अपना डोमेन है कि वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट का भी एक अपना डोमेन है जिसमें ये कोई मूव कर सकती है। आई एम स्टिल वेइंग कि कौन सा बेहतर है, और ये 27 नहीं है, ये बाकी सारे बैंकर मिला लिए जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज जो गेन्स हैं वो करीबन 50 बिलियन को टच करते हैं सारे बैंकों। तो ये कहा गया कि 2 एक्शन प्लान हो सकते हैं। एक एक्शन प्लान वो जो कि हुकूमत ले सकती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले सकती है, और एक एक्शन प्लान वो जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके शो कॉज नोटिस के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद इन बैंक्स को पीनलाइज या सजा दे सकता है। आज भी मैं क्यों सूरत हाल को डिस्कस कर रहा हूं, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि उस वक्त के वजीर खजाना जब ये सब कुछ हो रहा था और डॉलर 240 से पहुंच चुका था, वो बाहर पर आकर टॉक शोज में मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं
हम इसको रोक नहीं सकते, बल्कि वो दुनिया भर की मिसालें देते थे। वो कहते थे कि दुनिया में कहीं भी कोई सेंट्रल बैंक डॉलर को स्पेकुलेशन को या कंट्रोल नहीं कर सकता, करेगा तो कैसे करेगा। लेट्स हियर दिस कि वो क्या कहते रहे जब ये सब कुछ हो रहा था। कि दुनिया के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो सेंट्रल बैंक है ना, वो पाउंड को डिफेंड नहीं कर सका था एक मरतबा, जब ये बिफोर यूरो ज्वाइन करने से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जापान का बैंक येन को नहीं डिफेंड कर सकता जब स्पेकुलेशन होती है। थाईलैंड का बैंक था भाट को डिफेंड नहीं कर सका है। मलेशियन बैंक रिंगिट को डिफेंड नहीं कर सका है। पाकिस्तान के पास तो इतने डॉलर ही नहीं है कि खुदा न खास्ता हम अगर अपने डॉलर मार्केट में डालना शुरू कर दें तो। वो ये कहते रहे कि पाकिस्तानी बैंक या सेंट्रल बैंक डॉलर को डिफेंड नहीं कर सकता, रुपए को डिफेंड नहीं कर सकता, डॉलर के ऊपर मनसूनी तौर पे जो हो रहा है इसको नहीं रोक सकता। हमने देखा कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स डॉक्टर इनायत हुसैन जैसे डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने आके स्टैंडिंग कमेटी को ये बयान ऑन रिकॉर्ड दिया कि द बैंक्स कोटेड वेरी हाई रेट्स ऑन सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस व्हिच क्रिएटेड मोर वॉलेटाइल एंड अनसर्टेन सिचुएशन। यानी बैंक्स ने ये मार्केट पूरी जो सिचुएशन और अनसर्टेनिटी थी इसका फायदा उठा के मजीद अनसर्टेनिटी क्रिएट की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा। लेकिन यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते रहे कि नहीं जी, ये तो इस वक्त पाकिस्तान ना डिफेंड कर सकता है ना रोक सकता है, और रुपए की कदर अगर गिर रही है तो ऐसे ही गिरती रहेगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, हमने ये देखा कि सागदार साहब ने अब से एक या दो रोज कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये कहा कि इस इंक्वायरी में अभी भी मामला कोई हतमी नतीजे तक जो उनकी बात से हमें लगा कि नहीं पहुंच सकी है गवर्नमेंट, और साथ साथ ये कहा गया कि बैंक्स के जो विंडफॉल गेन्स हैं इनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि क्योंकि जो फिगर थी 27 बिलियन रुपीस की, ये फिगर अब बढ़ चुकी है। 9 माह के अगर बैंक्स के ओवरऑल आप फॉरेन इनकम से प्रॉफिट्स देखें तो वो पहुंचकर 89 अरब रुपए तक पहुंच चुके, 89 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुके हैं। अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली फॉरेन इनकम पे बैंक्स को इतने प्रॉफिट्स नहीं हुए। दिस अराउंड 89 बिलियन रुपीस जो प्रॉफिट हो चुके हैं। ये सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के जरिए हुआ है। ये सब कुछ डॉलर रुपी पैरिटी में जो उतार चढ़ाव हुआ है उससे हुआ है। कुछ इसकी डिटेल्स आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी की रखते हैं। डॉलर की कदर में जो उतार चढ़ाव से गैर मामूली इजाफा हुआ है बैंक्स के प्रॉफिट्स में, जो हुकूमत ने फिलहाल जो फैसला किया है सादार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लगता यह है कि उन पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है बजाय इसके कि कार्रवाई हो। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में गैर मामूली इजाफा हुआ, सबसे ज्यादा फायदा बैंक्स ने उठाया, और इस बात की वजह यह है कि बैंकों के पास मौजूद डॉलर्स की जो मालियत थी उनकी इन्वेंट्री में, उसमें कई गुना इजाफा हो गया। यहां तक कि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद डॉलर स्टेट बैंक से भी ज्यादा हो गए, और डॉलर की कदर में इजाफे से बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज मुनाफे में भी इस तेजी से इजाफा हो गया है कि साल 2022 के पहले 9 माह के दौरान बैंकों की जो फॉरेन एक्सचेंज से आमदन है वो 89 अरब रुपए से तजावुज कर गई है। पिछले साल इसी अरसे में ये रकम जो टोटल फॉरेन इनकम थी वो 32 अरब रुपए थी, और इस साल ये 89 अरब सिर्फ 9 माह में है। मैं आगे चल के आपको प्रोजेक्शंस भी दिखाऊंगा कि पूरे साल की कितनी है, लेकिन 2020 के 28.1 अरब आमदन में शामिल किया जाए तो फिर भी 2022 की आमदन यानी 2020 और 21 को मिलाया जाए तब भी 2022 की आमदन दोनों सालों की मजमूई आमदन से ज्यादा है। 89 अरब रुपए की गैर मामूली आमदन की वजह इस अरसे में डॉलर की कदर में 23% का इजाफा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू को चंद माह कबल आगाह किया कि डॉलर की कदर में मसनूई उतार चढ़ाव में मुलविस बैंकों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। अब तक डॉलर की मसनूई उतार चढ़ाव में मुलविस बैंकों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की गई। हुकूमत का बैंकों के फॉरेन करेंसी आमदन पर टैक्स लगाने का मकसद IMF के जो टैक्स शराइत हैं, कंडीशनैलिटीज़ हैं और रेवेन्यू बढ़ाना है, लेकिन दिसंबर के दौरान हुकूमत को नाकामी का सामना अपने हदफ में करना पड़ा। टैक्स के हवाले से 965 बिलियन के मुकाबले में 740 अरब की टैक्स वसूली हुई, और बैंक्स के फॉरेन करेंसी आमदन पर जो अंदाजे हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस के या बैंकिंग सेक्टर के एनालिस्ट के, अगर ये टैक्स लगता है तो 12 से 36 अरब रुपए की इजाफी आमदन हो सकती है। इसादार साहब ने जब उनसे पूछा गया ये सवाल कि आप इस हवाले से जो इंक्वायरी अनाउंस हुई थी वो इंक्वायरी कहां तक पहुंची, वो इंक्वायरी किस तरह बढ़ रही है, और बैंक्स ने जो मुनाफा नाजायज बनाया या बैंक्स ने ओवरचार्ज किया था वो इंक्वायरी कहां तक पहुंची, और जो उन्होंने जब कहा कि वो एक विंडफॉल टैक्स लगाने का सोच रहे हैं प्रॉफिट्स के ऊपर बैंक्स के, तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अल्फाज कहे थे, लेट्स हियर दिस। बेपनाह विंडफॉल गेन किया गया एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, उसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर कुछ रिकवर करेगी और ठीक ठाक रिकवर करेगी। जहां तक आपका डॉलर की होर्डिंग का ताल्लुक है, वो मैंने अर्ज किया कि जो ट्रांजैक्शंस एक स्पेकुलेशन के तहत की गई वो हमारे नोटिस में है। हमने नंबर सारे लिए हुए हैं, चेक डेटा एज लेट एज 2 दिन पहले हमने इकट्ठा किया, हम इकट्ठा कर रहे थे। हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम अकेले नहीं है,
आई कैन कोट हाफ ए डजन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब वहां भी विंडफॉल गेन इस तरह लिया जाता है तो फिर जो कौम है, जो खजाना है पब्लिक का, वो ट्रेजरी आती है और लेती है उसको, उसका हिस्सा वापस हम लेंगे इंशाल्लाह। वो है जी अभी जब एक्शन लेंगे तो पब्लिक हो जाएगा। जब एक्शन लेंगे, अभी देखें, अभी जरूर डराना है को 2-4 राता जिनिया भी 10-15 उन्होंने आराम ना सौन दो। तो सादार साहब ने कहा कि एक्शन लेंगे। उन्होंने मिसाल दी कुछ विंडफॉल टैक्सेस की। आपको जब हम आएंगे इस ब्रेक के बाद तो आपको तफसीलन बताएंगे कि किन किन ममालिक के अंदर विंडफॉल टैक्सेस लगाए गए हैं, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन के किन किन ममालिक पर लगाए गए हैं, किस रेट पर लगाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात क्यों लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये मैनिपुलेशन पे लगाए गए हैं कि वो एनर्जी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे, या ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर इस वजह से लगाए गए हैं क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से उनके प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुके हैं। दोनों में बहुत फर्क है, ये भी बताएंगे। और साथ साथ आपके सामने ये बताएंगे कि कितनी वजह स्मगलिंग है अफगानिस्तान डॉलर के रेट बढ़ने में, और कितनी वजह होर्डिंग है। ये तमाम तफसीलात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हमने आपको ये बताया है कि 9 माह के दौरान बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इजाफा हुआ है। 89 अरब तक ये जो फॉरेन इनकम पे प्रॉफिट्स होते हैं ये पहुंच चुके हैं इन द 9 मंथ्स ऑफ 2022। और इसको कंपेयर करें अगर पाकिस्तान की करेंसी की डिप्रिसिएशन से, तो उसने उन 9 माह के अरसे में 23% से डिप्रिशिएट किया है। और ये जो फ़ायदा हुआ है सारा का सारा, ये जो इसमें बहुत मेजर बेनिफिशियरी बैंक्स रहे जिनके प्रॉफिट्स में 89 अरब का जो है इजाफा हुआ है। इसी तरह से आपको ये सूरत हाल से भी आगाह करें कि विंडफॉल गेंस के नाम से जो टैक्सेस बैरून मुल्क या यूरोपीय यूनियन के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में लगे हैं, जिसका रेफरेंस इसाकदार साहब वज़ीर ख़जाना दे रहे हैं, वो प्रॉफिट्स कुछ इस तरह से हैं, वो टैक्सेस कुछ इस तरह से हैं। उन टैक्सेस की अगर तफसीलात में जाएँ, जैसे मिसाल के तौर पर यूके के अंदर ये टैक्स लगा है जिसका नाम एनर्जी प्रॉफिट लेवी है, और इसका जो रेट है वो 25 से 35% के दरमियान है। ये खासतौर पर एनर्जी कंपनीज के ऊपर लगाया गया है। इसी तरह से जर्मनी के अंदर एक एनर्जी कंट्रीब्यूशन के नाम से 33% का टैक्स लगाया गया है। ग्रीस के अंदर अलग, और ऑस्ट्रिया की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो वहां पर तकरीबन 40% तक अबव एवरेज प्रॉफिट्स, यानी जो पिछले सालों के एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट्स रहे हैं उनके ऊपर 40% टैक्स लगाया गया। इसी तरह बल्गेरिया में 33%, चेक रिपब्लिक में तकरीबन 60%। और ये सारे जो प्रीवियस एवरेजेस हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके अगर एवरेज या 5 साल के एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं तो उस थ्रेशोल्ड पर ये टैक्स नाफिज हुआ। इसी तरह से फिनलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर 100 यूरो से ज़्यादा की अगर जो बिजली की प्रोडक्शन हुई है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर, और ये ज़्यादातर पावर कंपनीज के ऊपर लगाए गए हैं। इसी तरह से स्पेन के अंदर भी ये टैक्स लगाया गया है। मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये तमाम टैक्सेस नाफिज किए गए हैं। लेकिन बहुत अहम बात यह है कि ये तमाम टैक्सेस जो ऑयल प्राइसेस में इजाफा या इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है, जो बेपना इजाफा साल 2022 में हुआ है, उस बुनियाद पर ये टैक्सेस नाफिज किए गए हैं कि कंपनीज के प्रॉफिट्स में बेपना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजाफा हुआ है। लेकिन यहां पर जो मामला है वो मुख्तलिफ है। बैंक्स को जो फॉरेन इनकम में इजाफा हुआ है 89 अरब रुपए का, वो ठीक है, अपनी जगह उनके प्रॉफिट्स बढ़े, लेकिन साथ साथ यहां पर आपका सेंट्रल बैंक ये कहता हुआ नजर आया है कि दे वर कॉम्प्लिसिट इन करेंसी मैनिपुलेशन, वो करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो दिस इज अ चार्ज और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यहां मामला अलग है और ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि प्रॉफिट गेन होना एक अलग चीज है एक्सचेंज के ऊपर, और करेंसी को मैनिपुलेट करना या स्पेकुलेट करना या उनको करेंसी को एक्स्ट्रा चार्ज करना, यानी डॉलर को इजाफी रेट पर बेचना, ये एक बिल्कुल अलग नौयत का मामला है। ये प्रॉफिट्स नहीं बल्कि ये फिर अनजस्टिफाइड या इलेजिटिमेट प्रॉफिट्स आप इनको कह सकते हैं अगर इसके अंदर से ओवरचार्जिंग हुई है, जो कि सेंट्रल बैंक कह चुका है। और इस बारे में कहा गया है जी कि तहकीकात चल रही है। आपको ये बताते चलें कि एक अर्निंग सेंसिटिविटी एनालिसिस के मुताबिक, जो कि हमने मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज से हासिल किया, मिसाल के तौर पर टॉप लाइन रिसर्च का आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर ये टैक्सेस नाफिज भी होते हैं तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो 4 से 11% का है। अगर ओवरऑल हुकूमत के टैक्स कलेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज में अगर 10%, 20% और 30% ये टैक्स नाफिज किया जाता है, तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी या हुकूमत के जो टैक्सेस में इजाफा होगा वो 12 अरब से लेकर 36 अरब रुपए तक होगा, यानी 12 बिलियन से 36 बिलियन रुपीस तक हुकूमत के टैक्सेस में इजाफा होगा। अगर अर्निंग सेंसिटिविटी एनालिसिस के हिसाब से देखें तो 9 माह के अंदर बैंक्स के प्रॉफिट अगर 89 अरब रुपए हैं तो
12 माह के अरसे के दौरान ये प्रॉफिट्स बढ़कर 120 अरब रुपए तक पहुंच सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत 10% तक ये सरचार्ज या टैक्स या जो भी नाफिज करती है तो 120 में से सिर्फ 12 अरब बैंक्स को देने होंगे और 108 अरब रुपए उनके प्रॉफिट्स होंगे। अगर ये 20% पे होता है तो शायद 20 अरब रुपए बैंक्स को देने पड़े हुकूमत को और 100 अरब रुपए बैंक्स की जेब में होंगे। अगर ये मामला 30% तक हो तो 36 अरब रुपए बैंक्स को हुकूमत को देने पड़ेंगे, जबकि 120 में से तकरीबन जो बचते हैं 96 बिलियन वो सब बैंक्स की जेब में होंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त मजमूई तौर पे उनकी अर्निंग सेंसिटिविटी की बनती है। जो अर्निंग्स इंपैक्ट है इसका वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हुकूमत के टैक्स कलेक्शन टारगेट्स के लिहाज से भी देखा जाए तो 4 से 11% जो ये इंपैक्ट इनकी अर्निंग से बैंक्स के आएगा तो वो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स में भी 12 से 36 अरब का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये इसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस है, लेकिन हुकूमत टैक्स लगा रही है जो कि अच्छी बात है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स पे लगा रही है, लेकिन साथ साथ जो कहा गया था कि सजा या पीनलाइज या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम सब उस पर नजर रखे हुए हैं कि कब वो आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। आपको ये बताते चलें कि एफबीआर की तरफ से और एफबीआर के ऑफिशियल्स की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। उस स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया कि जो बार बार जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि इस मुल्क के अंदर डॉलर की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज की वजह से करेंसी में क्राइसिस है या 240 तक इंटरबैंक में डॉलर पहुंच गया था, बाद में पता चला कि बैंक्स ओवरचार्ज कर रहे थे। इस वक्त बार बार ये कहा जा रहा है कि डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, लेकिन ये असल हकीकत नहीं है। एफबीआर के मेंबर कस्टम ऑपरेशंस के कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक 90% जो डॉलर की किल्लत है इसकी वजह जखीरा अंदोजी है, ना कि स्मगलिंग है। किसी के पास भी करेंसी स्मगलिंग के हजम के बारे में दुरुस्त एदाद शुमार नहीं है। मेंबर एफबीआर कस्टम मुकर्रम अली जा साहब ने यह स्टेटमेंट दी है। उन्होंने मजीद बताया कि शवाहिद बताते हैं कि मार्केट में डॉलर की मौजूदा किल्लत में करेंसी की स्मगलिंग सिर्फ 10% इसका हिस्सा है। मेंबर कस्टम ऑपरेशंस मजीद बताते हैं कि ओपन मार्केट और ग्रे करेंसी मार्केट के दरमियान जो फर्क है वो 30 रुपए फी डॉलर तक बढ़ चुका है। इंटरबैंक और ग्रे मार्केट के निर्खों के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क की वजह से लोग बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी जखीरा कर रहे हैं। जखीरा अंदोजी मुकामी अवामिल की वजह से होने वाली करेंसी किल्लत का हिस्सा 90% तक है। कस्टम्स ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की जामे जांच पड़ताल की है। उन्होंने मजीद बताया कि जिससे पता चला है कि दुबई जाने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों के पास ऐलान करदा रकम यानी जो इजाज़त है जिसकी औसतन $50,000 फी परवाज़ थी। कस्टम्स ने स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी कर दी हैं। 2022 में कस्टम्स ने तकरीबन बताया उन्होंने जी कि 125 केसेस में $5 मिलियन के मुसावी गैर मुल्की करेंसी जब्त की। 2021 में 26 केसेस में सिर्फ $2,70,000 जब्त किए गए थे और रकम जब्ती में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बड़ा इजाफा देखने में आया। मजीद उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कराची एयरपोर्ट पे कस्टम्स की तकरीबन 150 असामियां हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ वहाँ 15 एहलकार काम कर रहे हैं और एक गलत तासुर ये भी पैदा किया जा रहा है कि बहुत सारे अमरीकी डॉलर्स अफगानिस्तान जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि तासुर ये बनाया जा रहा है कि स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान, लेकिन वो कहते हैं इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी मुसाफिर साल भर में ज्यादा से ज्यादा $30,000 के मुसावी गैर मुल्की करेंसी ले जा सकते हैं, जिसकी फी सफर बलाई हद $5,000 तक है। तो फी परसेंट जो पैसेंजर लिमिट है वो कहते हैं जी कि पूरी हो रही है, लेकिन 90% वजह वो होर्डिंग है, दैट इज होर्डिंग। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसहाक साहब इस तरफ भी नजर करें, कहीं ये ना हो कि हम अफगानिस्तान की स्मगलिंग और ये जो लबादा ओढ़कर पेश किया जा रहा है कि अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही है उसे हम असल फैक्टर से उठ जाएं कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एक्सपोर्टर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं या इस वक्त ये बैंक्स कर रहे हैं होर्डिंग या कौन कर रहा है होर्डिंग। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सादार साहब खुद ये कह चुके हैं जब वो हुकूमत में नहीं थे कि हुकूमत हॉस्टेज बन चुकी माफिया के आगे जो अरबों खरबों कमाती है। वो क्या कहते थे जब वो वजीर खजाना नहीं थे और बनने वाले थे? लेट्स हियर दिस। हम होस्टेज बने हुए हैं चंद लोगों के हाथों और चंद स्पेकुलेटर्स के हाथों। उन्होंने अपने शायद करोड़ों अरबों बना लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि पाकिस्तान खरबों का मखरूज हो गया। ये इसकी वैल्यू नहीं है, $240 की वैल्यू नहीं है। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हम आएंगे तो आपके सामने हम रखेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के जो चेयरमैन हैं वो प्रोग्राम में साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि इस इंक्वायरी का क्या हुआ, उनसे पूछेंगे कि इन टैक्सेस के हवाले से उनकी राय क्या है, उनसे पूछेंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो अब इनकी हुकूमत पर अटैक कर रहे हैं आखिर उनसे कौन सवाल पूछेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा था और बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी उसका जिम्मेदार कौन है। ये सवाल उनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने बहुत से अहम सवालात, फैक्ट्स एंड फिगर्स। 9 महीने के बैंक्स की अर्निंग्स, जो उनके एक्सॉर्बिडेंट अर्निंग्स हुई हैं और फॉरेन इनकम के ऊपर जो पैसा कमाया गया तकरीबन 89 अरब रुपए, इसकी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सरबराह कैसर शेख साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कैसर शेख साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। सर ये बताएं कि ये जो इंक्वायरी थी, बड़े उस वक्त आप लोगों ने सख्त जुमले भी इस्तेमाल किए स्टेट बैंक के लिए। आप लोगों ने सवाल उठाया, वजह सवाल उठाया कि 245 पे पहुंच गया, स्टेट बैंक किधर था, बैंकों ने अरबों रुपए बनाए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, उसके बाद मामला ठंडा क्यों हो गया? कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ अपडेट है इन्वेस्टिगेशन की? क्योंकि हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तो कोई अपडेट नहीं मिल रही इसके क्या हुआ इसके बाद। शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये स्टेट बैंक की तरफ से नोटिस भेजा गया बैंकों को, और जो बैंकों ने 10% प्रॉफिट कमाए और मुख्तलिफ बैंकों के मुख्तलिफ रेट थे, इम्पोर्ट का रेट, एक्सपोर्ट रेट भी बड़ा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा था। तो हमने ये उनसे सवाल किए और बैंक ने कहा हमने नोटिस भेजे हैं बैंकों को, हम इंक्वायरी कर रहे हैं इसकी बाकायदा, और जो कुछ होगा आपको पूरा तफसील से। फिर 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था। हमने 1 महीने की बजाय मीटिंग उनसे पूछ के 1.5 महीने बाद की। उसमें भी अभी पिछली जो मीटिंग हुई है 16 दिसंबर को मीटिंग, उसमें उन्होंने कहा जी अभी हमने इंक्वायरी नहीं हुई, हमने भेजा हुआ है नोटिस और हमने कोई पैनल एक्शन नहीं लिया, हम तफसील कुछ दिन बाद जैसे ही फाइनलाइज होगा देख। अब हमने नई मीटिंग ये रखी है, कराची में मीटिंग है, स्टेट बैंक में ही जाएंगे हम। 11 तारीख को स्टेट बैंक में मीटिंग रखी है को खुद वाले दिन। वहां उनसे से पता करेंगे कि उन्होंने अभी तक के क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि क्या स्टेट बैंक कंट्रोल नहीं कर पा रहा या जो हुआ बैंकों का, लेकिन उसके बाद अब जो हालात हैं वो तो बिल्कुल दीगर में नहीं। लेकिन अभी जो हालात है, साहब मैं आपसे एक सवाल मज़ा पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त। ये बताएं, क्योंकि आप लोगों ने तो एक्शन का कहा था, पिनलाइज करने का कहा था, इधर तो यहाँ पर इसहाक साहब कह रहे हैं कि उन पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो आप एक तरह से जो उन्होंने ओवरचार्ज किया था उसको जस्टिफाई हो जाएगा वो, क्योंकि वो अपनी 120 अरब रुपए की जो उनकी साल के आखिर तक अर्निंग्स हो जाएंगी प्रोजेक्टेड, उसमें से 12 से 15 अरब या 20 अरब रुपए वो हुकूमत को दे देंगे और उनके लिए ये पूरी जो अर्निंग्स हैं दैट विल बी लीगलाइज्ड, लेजिटिमाइज्ड, और उसके बाद ये कोई आप जो एक्शन लेने जा रहे हैं या जो इंक्वायरीज हो रही हैं वो सब ठप हो जाएंगी, ये एनआरओ हो जाएगा एक तरह से। शेख साहब ये तो नहीं, उसका देखिए, उसका इस मतलब ये नहीं है कि टैक्स लग जाएगा तो वो लेजिटिमेट हो जाएगा। अगर उसमें कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन टैक्स लगना तो उसकी इनकम डिक्लेयर कर, टैक्स तो लगना ही लगना। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इलीगल टैक्स इनकम हुई है तो उसके बारे में इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेजिटिमाइट नहीं होगी। मैं आपसे इस पर करता, हम अभी बुध वाले दिन बाद 3-4 दिन बाद 11 तारीख को हमने स्टेट बैंक में मीटिंग रखी है, सारे बातों पे थ्रेड बेयर डिस्कस करें। ये इस तरह वो उसके से टैक्स का ये जो इन्होंने गलत तरीके से की वो अपनी जगह पे, वो अगर बराबरी है तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी और होगा उसमें। बांग्लादेश ने भी काफी पेनल्टी लगाई है बैंकों पे। अच्छा, अब जो उनकी 9 महीने की अर्निंग्स हैं फॉरेन इनकम से, वो 89 अरब रुपए की हैं। जब आपने इजलास बुलाया था वो 27 अरब की थी। वजीर खजाना ने उस वक्त ये कहा कि 50 अरब रुपए के कमाए गए हैं पैसे। अब आप क्या इसमें ब्रेकअप करेंगे कि आपने अगर 89 अरब रुपए कमाए हैं तो इसमें से 27 अरब जो था वो आपने ओवरचार्ज करके कमाया, या 50 अरब आपने कमाया, तो टैक्स तो सब पर लग जाएगा और आप फिर उस पर सजा क्या होगी? यानी शो कॉज नोटिस तो हो गया, उस बात को भी इतना टाइम हो गया, इस पर क्या एक्शन क्या हो सकता है और कुछ होगा भी क्या? शेख साहब देखिए, स्टेट बैंक ने हमें कहा था, बाकायदा कहा है सबके सामने, और ये मीटिंग में कहा है कि हम एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने टाइम 2 बार मांगा और मीटिंग रखी हुई है। ये 11 तारीख को मीटिंग है, तो कराची में मीटिंग है, स्टेट बैंक में जाएंगे, पूरी कमेटी जाएगी, तो वहां पे उनसे और डिटेल्स लेंगे, तो उसके बाद ही कोई उनकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, तभी उसके ऊपर कोई बात की। अच्छा, अशीष साहब ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब अब मौजूदा वजीर खजाना के खिलाफ बोलते रहते हैं। अच्छा, जब उनके दौर में ये सब कुछ हो रहा था, आप लोगों ने कमेटी में स्टेट बैंक को बुलाया, आप लोगों ने सवाल उठाया, वजीर खजाना तो उस वक्त भी ये कहते रहे कि स्टेट बैंक का काम ही नहीं है कि वो को रोके, या स्पेकुलेशन पे भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज वो मौजूदा वजीर खजाना के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ भी आपकी कमेटी कोई सवाल पूछेगी इनसे कि ये क्या कर रहे थे उस वक्त मौसूफ? शेख साहब
देखिए, बात ये है कि बिल्कुल स्टेट बैंक का गवर्नर ये आप बताएंगे ना कि उस वक्त सारे तब तक तफसील बताएंगे। और आपको पता है मिफ्ता इस्माइल साहब जब बने आए तो मैंने क्लियर कट कहा कि एक मिफ्ता इस्माइल तक हमारी इकानमी जो है वेंटिलेटर पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोई तकरीबन 6 मई, हमारी हुकूमत को आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमारी इकानमी जो है वो वेंटिलेटर पे है और इस वेंटिलेटर के इलाज के लिए कोई एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, आपको डॉक्टरों का एक बोर्ड बिठाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने वो हुकूमत को बनाया था, अभी आज वही मुफ्ती साहब पूरी मुस्लिम लीग के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और मैंने पहले दिन से कहा था कि इनका काम नहीं है, वो पूरा नहीं कर सकेंगे। और जो इकानमी की हालत आज बन रही है आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी हम जो है पूरे का पूरा एक डॉक्टरों का उठाए, सब समझें कि क्या हालत है, क्योंकि हम तेजी से मुश्किल तरफ जा रहे हैं। हमारी इकानमी और लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो रहा है, लोग अपना पैसा लेके सरमाया लेके बाहर जा रहे हैं। अभी हमें पता ही नहीं है कि एलसी। अच्छा, और कैसा साहब ये मुझे कैसा साहब, क्योंकि आप बिजनेस में भी हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि आप उस वक्त भी हो कुछ और रहा था और कहा यह गया कि जस्टिफिकेशन ये दी गई थी कि शॉर्टेज है डॉलर्स की, इस वजह से रेट्स बढ़ रहे थे और 240 तक चला गया था। और फिर पता चला बाद में कि बैंक्स ओवरचार्ज कर रहे थे, आप लोगों को एलसीज खोलने में मुश्किल हो रही थी और आपसे ज्यादा इंपोर्टर्स को ज्यादा चार्ज किया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि सारा पैसा या डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। एफबीआर के मेंबर कस्टम ऑपरेशंस ये कह रहे हैं कि 90% जो मामला है वो होर्डिंग का है या फिर जखीरा अंदोजी या स्पेकुलेशन का है, 10% स्मगलिंग का है। आप नहीं समझते कि इस वक्त भी मैनिपुलेट किया जा रहा है फैक्ट्स को, ये कह के कि स्मगलिंग हो रही है, बल्कि ज्यादा जो उनसर है, जैसे एफबीआर कह रहा है कि 90% उनसर जो है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है या होर्डिंग है? शेख साहब देखिए, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इस किस्म की कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना मार्केट में, तो इंपोर्टर जो है जिसने फर्ज कीजिए 100 टन को डील चाहिए तो वो 300 टन की एलसी के लिए लाइन, एक्सपोर्टर जिसने एक्सपोर्ट कर ली है वो पेमेंट डिले कर रहा है वहां से बाहर से। इसी तरह रेमिटेंस जिसने करनी है पाकिस्तान में, क्योंकि रेट का फर्क है, 25-30 रुपए रेट का फर्क है। आज 227 रुपए 27.5 रुपए इंटरबैंक चल रहा है और 255 रुपए के करीब आप ओपन मार्केट में रेट चल रहा है, उससे भी ज्यादा। तो ये वजह से सबने अपने जो डॉलर थे बाहर रेमिटेंस के लिए उन्होंने भी रोक दी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि स्पेकुलेटिव तो है, लेकिन एक्चुअल हमारे पास शॉर्टेज भी है ना। हमारे पास इंपोर्ट प्लस हमारी रेमिटेंस मिला के, एक्सपोर्ट हमारी और प्लस रेमिटेंस, ये मिला के इंपोर्ट की जरूरत पूरी नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ जरूरत ज्यादा है। और जब तक हम IMF कोई समझौता नहीं हो जाएगा या IMF कैसा हम उनकी शराइत में कोई बातचीत फाइनलाइज नहीं हो जाएगी, ये स्पेकुलेशन जारी रहेगी। और स्टेट बैंक भी क्लियर नहीं कर रहा। स्टेट बैंक को के इन हालात में वो बताए तो सही कि कौन सी, और हर कोई बैंक जो चाह रहा है वो अपने तौर पे पहले भी मनमानी कर रहे थे और अभी मनमानी कर रहे हैं। स्टेट बैंक के नॉलेज में है। अच्छा, आप ये भी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का इजलास है स्टेट बैंक, आप जा रहे हैं, आप इस बात का नोटिस लेंगे कि यहाँ पर बहुत से कमर्शियल बैंक्स, तकरीबन सारे कमर्शियल बैंक्स भी ये कर रहे हैं कि वो जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन है वो ओपन मार्केट रेट पे चार्ज कर रहे हैं और जो इनवर्ड रेमिटेंसेज हैं वो आपको इंटर बैंक रेट के ऊपर दे रहे हैं। जो डिफरेंस है वो उस पर जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जानते हैं कितना बड़ा डिफरेंस हो चुका है। क्या इस पर आपकी कमेटी बुलाएगी स्टेट बैंक को या किसी को पूछेगी कि ये आखिर क्यों हो रहा है कि ओपन मार्केट पे आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं? ये सारी बातों के लिए ही तो हमने जो ये मीटिंग 11 तारीख को रखी है और हम स्टेट बैंक में जा रहे हैं। तफसील से ये मीटिंग होगी, वहाँ उनसे पूछेंगे तमाम, पहले तो उनकी बात सुन ले कि क्योंकि अभी तक हमें कोई क्लियर पिक्चर ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट बैंक जाने से पहले फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हमारी कमेटी जाएगी। अच्छा। और उसके बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के में विजिट करेंगे हम और उनकी बातचीत सुनेंगे, तमाम हम फीडबैक लेंगे बिजनेस के और वही बात वहाँ पे हम कमेटी में स्टेट बैंक से पता करेंगे कि इतना ये हालात किस तरह दिगर थोड़े अरसे में जो हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया मार्केट से। और डॉलर हर कोई स्टोर कर, हर कोई डॉलर अपने पैसे को कन्वर्ट कर रहा है डॉलर में, वो डॉलर का रूप और काफी बढ़ जाएगा। तो ये जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, किसी जगह तय नहीं हो जाएगा, तो ये लोग तो
स्पेकुलेशन करते रह जाएंगे। आप स्पेकुलेशन कैसे रोक सकते हैं? तो और शेख साहब लास्टली मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में आपने कहा, आपने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर दिया था नून लीग के अंदर के ये नॉन इलेक्टेड है, हम पार्टी को फायदा नहीं दे रहे। अभी आप जिस तरह कह रहे थे ये तो पार्टी पे हमलावर हो चुके हैं, फायदा देना तो दूसरी बात है, हमलावर हो चुके हैं आपकी पार्टी के ऊपर। और ये तो ये भी कह जा रहे हैं कि डिफॉल्ट कर जाएगा मुल्क। इनका एजेंडा क्या है आखिरकार इनका, आप क्या समझते हैं शेख साहब? ये आप अंदाजा कर लीजिए कि ये कि हमारे पार्टी के लीडरों को समझना चाहिए ना कि ना वो कभी इलेक्ट हुए, ना उनकी पार्टी के साथ कोई का साथ था। अभी जरा एक बार देखो ना, मैं 30 साल से पार्टी के साथ हूँ, 6 बार मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 35 साल पहले प्रेसिडेंट बना था, और मेरा बेटा इरफान कैसर शेख मरहूम वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। हमारा बिजनेस कम्युनिटी के इस वक्त जो मेन रिपोर्टर से मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, ये इस्माइल का मुझे बताइए ना क्या उनका बैकग्राउंड, क्यों वो नवाजा गया, ये भी तो हमें पार्टी ने करना है ना, उसकी वजह क्या थी और आज वो क्यों पार्टी पे बातें कर रहे हैं जिससे और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, आपको नुकसान पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने सुनी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस जिसने मामले को उठाया, उनके चेयरमैन कैसर शेख साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह इस मामले को टेकअप किया गया, आगे क्या होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये जाने वाले हैं, सवालात सारे उठाने वाले हैं, उम्मीद के साथ कि ये मामला आगे बढ़े, मंतकी अंजाम तक पहुंचे। जो टैक्सेस लग रहे हैं विंडफॉल प्रॉफिट्स के ऊपर, वो भी आपके सामने तफसीलात रखी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।